Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different in cities. It is often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surroundings. This is because in the city, people seldom grow their own vegetables and grain. Instead, they depend on the market to buy all the food and other good that they need. न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं। Let us try to understand what we mean when we say the historical and geographical factors influence the diversity of a region. We can do this by reading about life in two different parts of the country, Kerala and Ladakh. बोला कि आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के ज़रिए ये समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। बोल रहे यहाँ पे देखें कुछ दी गई है नीचे में कि लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन एन एटलस एंड लोकेट केरला एंड लद्दाख। कैन यू लिस्ट थ्री ways in which the different geographical location of these two regions would influence the following: the food people eat, the clothes they wear, the work they do। बोला कि एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उसमें ढूंढिए ये दोनों क्षेत्र लद्दाख और केरल कहाँ पर हैं। इन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियाँ वहाँ के भोजन, कपड़े और व्यवसाय पेशे को कैसे प्रभावित करती है, उनकी लिस्ट बनानी है आपको। यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, देखेंगे द ड्राई बैरन लैंडस्केप ऑफ द माउंटेनियस डिजर्ट ऑफ लद्दाख। आगे बढ़ते हैं। लद्दाख इज अ डिजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट of Jammu and Kashmir. Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. There are very few trees that can grow in the region. For drinking water, people depend on the melting snow during the summer months. बोल रहा है कि लद्दाख जम्मू और कश्मीर के ईस्ट में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यह इलाका हर साल काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के लिए पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ़ पर डिपेंड रहते हैं। People here keep sheep and goats. The goats in the region are special because they produce pashmina wool. This wool is prized and pashmina shawls cost a lot of money. The people in Ladakh carefully collect the wool of the goats and sell this to traders from Kashmir. Pashmina shawls are chiefly woven इन कश्मीर। बोला कि यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा जमा करते हैं, कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती है। The people eat meat and milk products like cheese and butter. Each family owns some goats, cows and tezos.
yak cows. Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is today called Tibet. These caravans carried textiles and spices, raw silk and carpet. यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने का ये मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छी रास्ता माना जाता है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिससे गुजर कर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते हैं। बुद्धिज्म reached Tibet via Ladakh. Ladakh is also called Little Tibet. Islam was introduced in the region more than 400 years ago, and there is a significant Muslim population here. Ladakh has a very rich oral tradition of songs and poems. Local versions of the Tibetan national epic, the Kesar Saga, are performed and sung by both Muslims and Buddhists. हाँ, बोल रहा है कि लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। केरला is a state in the southwest corner of India. It is surrounded by the sea on one side and hill on the another. A number of spices like pepper, cloves, and cardamoms are grown on the hills. It is spices that made the region an attractive place for traders. Jewish and Arab traders were the first to come here. The apostle of Christ, Saint Thomas, is believed to have come here nearly 2000 years ago, and he is credited with bringing Christianity to India. अब बोल रहा है यहाँ पे कि भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण ये क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक है बना। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। Many Arab traders also came and settled down here. Ibn Battuta, who traveled here a little less than 700 years ago, wrote a travelogue in which he describes the lives of Muslims and said that they were a highly respected community. The Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here. अब यहाँ पे कह रहा है कि अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए
लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक की समुद्री रास्ता जाना। Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism, Buddhism. The fishing nets used here took exactly like the Chinese fishing nets and are called Chinawala. Even the utensil used for frying is called the China chatti, and it is believed that the word the word Chin could have come from China. The fertile land and climate are suited to growing rice, and a majority of people here eat rice, fish and vegetables. बोला कि इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केवल केरल के लोग विभिन्न धर्म को पालन करते हैं, जिनमें यहूदी है, इस्लाम है, ईसाई धर्म है, हिंदू है, बौद्ध धर्म भी शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं, जिसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ ज़मीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्ज़ी और चावल खाते हैं। यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड में एक फिगर दी गई चाइनीज़ फिशिंग नेट। यहाँ पे चाइनीज़ फिशिंग नेट दी गई है यहाँ पे पिक्चर में, और एक और पिक्चर है नीचे में। द बोट रेस इन अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला। केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार ओनम का एक विशेष आकर्षण है बोट रेस।